साइगा के ग्रह पर। इस कहानी में साइगा के ग्रह से आई लड़की के माध्यम से तकनीकी विकास को समझाने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब है अभी जो समय है उससे 100 साल बाद जो हमारा तकनीकी विकास होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही प्रकृति तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की सीख दी गई है। शाम का समय था। हवा में हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी। चारों ओर भीड़, गाड़ियों की चिल्लमपों और लोगों के शोरगुल के बीच से बचकर साइकिल चलाता इकबाल परेशान हो उठा था। धुएं के कारण उसकी आंखों से पानी आ रहा था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कान मानो बहरे हुए जा रहे थे। घर आते आते 6 बज चुके थे। इकबाल बेटा, जरा बाजार से यह सामान लाना। पर अरे, तुम्हारी आंखें तो बड़ी लाल हो रही हैं। माँ चौंक उठी। लेट जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में गुलाब जल डाल देती हूँ। गुलाब जल आंखों में डालने के थोड़ी देर बाद ही उसे ठंडक महसूस होने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। सोचने लगा, क्या कोई ऐसा शहर नहीं हो सकता जहाँ इतना प्रदूषण ना हो। नींद की हल्की सी खुमारी ने अभी उसकी पलकों पर दस्तक दी ही थी कि अचानक एक मधुर अजनबी स्वर ने उसे चौंका दिया। मेरे साथ घूमने चलोगे? इकबाल ने आंखें खोल दी। यह लगभग उसी की आयु की 12-13 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। उसकी भूरी आंखें खुशी से चमक रही थी। लाल भूरे रंग के घने घुंघराले बाल कंधों पर फैले हुए थे। दरअसल मैं यहीं खड़ी तुम्हारी और माँ की बातें सुन रही थी। मैंने सोचा कि तुम्हें अपने साथ ऐसी जगह ले चलती हूँ जिसकी कामना तुम अभी कर रहे थे। चलोगे मेरे साथ? उसने उत्साहित स्वर में पूछा। लेकिन तुम हो कौन? इकबाल ने आश्चर्य से पूछा। मैं SG 19,099 हूँ और सन 2520 से आई हूँ। यह सुनकर हैरत से इकबाल का मुंह खुला रह गया। ओह, तो मैं भविष्य के मनुष्य से मिल रही हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम कितना विचित्र है। इकबाल उत्साहित हो उठा। यह नाम नहीं बल्कि कोड है। तुम चाहो तो संक्षेप में मुझे साइगा पुकार सकते हो। मैं मानव और मशीन का मिला जुला रूप हूँ। मेरी आंखों में एक्सरे दृष्टि है। मैं हर तरह की ध्वनियाँ सुन सकती हूँ। बिना थके लगातार कई हफ्ते काम कर सकती हूँ। टेलीपैथी के माध्यम से बिना बोले बातचीत कर सकती हूँ। आओ अब चलो मेरे साथ, उसने आदेशात्मक स्वर में कहा। उसी समय इकबाल उठकर चुपचाप उसके साथ घर की छत पर आ गया। अंधेरा कुछ घना हो गया था। आसपास धूल और धुएं के कारण वातावरण में कोहरा सा छाया हुआ था। उफ, कितना प्रदूषण है तुम्हारे ग्रह पर। मेरी नाक में फिल्टर न लगा होता तो मुसीबत हो जाती। पता नहीं तुम लोग सांस कैसे लेते हो। साइगा ने मुंह बनाया तो इकबाल शर्मिंदा हो गया। साइगा हाथ में पहनी कलाई घड़ी जैसे यंत्र की सुइयां घुमाने लगी। कुछ सेकंड में ही छत पर रंग बिरंगा प्रकाश छोड़ती गोल गोल घूमती लट्टू जैसी आकृति प्रकट हो गई। यह हमारा कालयान है। समय में कुछ सेकंड के उलटफेर के कारण यह नजरों से ओझिल था। मैं इसे समय में ले आई हूँ जिससे तुम्हें अपने ग्रह पर ले जा सकूँ, साइगा ने बताया। अगले ही क्षण दोनों कालयान के अंदर थे। तीव्र झटके के साथ घूमता परिदृश्य लकीरों में बदलता जा रहा था। काला आसमान और उसमें चमकते अरबों ग्रह नक्षत्रों के बीच यात्रा इकबाल के लिए अलौकिक अनुभव था। धीरे धीरे उसकी पलकें बोझिल होने लगी। शायद वह सो गया था। न जाने कितना समय बीत चुका था जब इकबाल की मूंदी पलकों में हरकत हुई। कहाँ हूँ मैं? वह उठकर बैठ गया। ग्लीज 581C पर स्वागत है मित्र। साइगा जैसे ही सुंदर और आकर्षक पोशाकों में सजे कई स्त्री पुरुष उसके सामने थे। यह एक विशाल कक्ष था। चारों ओर की दीवारें पारदर्शी सी दिखाई दे रही थी। हवा इतनी स्वच्छ, ताजी और मोहक सुगंध से भरी थी कि इकबाल को किसी बगीचे में बैठे होने का आभास हो रहा था। पहले कुछ खा लो इकबाल, तुम्हें भूख लगी होगी। साइगा ने हाथ में पकड़ी प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। इकबाल ने देखा प्लेट में सुनहरी लाल, नीली और हरी गोलियां रखी थी। यह तुम्हारा खाना है। सुनकर अनिच्छापूर्वक इकबाल ने कुछ गोलियां उठाकर मुंह में डाल ली। अपने प्रिय व्यंजनों खीर और समोसे का बढ़िया स्वाद उसे अचंभित कर गया।
गोलियां पेट में जाते ही उसके शिथिल तन मन में स्फूर्ति दौड़ गई। चलो, सबसे पहले तुम्हें इस ग्रह के अनोखे संग्रहालय में ले चलती हूँ। कक्षा से बाहर आकर वे चारों ओर से बंद एक कैप्सूल नुमा वाहन में बैठ गए। पलक झपकते ही उनकी हवाई कार आसमान से बातें करने लगी। इकबाल ने खिड़की से झाँक कर देखा। गुलाबी आकाश की पृष्ठभूमि में नीचे कांच की सी चमकती सड़कें बेहद सुंदर लग रही थी। विचित्र आकार प्रकार के वृक्ष थे जिन पर लटके फल रंग रंगीन जुगनुओं की तरह चमक रहे थे। कई वृक्षों से मध्यम संगीत लहरी फूट रही थी। हैरान क्यों हो रहे हो इकबाल? ये म्यूजिकल ट्री है जो अपनी मन स्थिति के अनुसार संगीत की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। साइगा ने उसकी जिज्ञासा का समाधान किया। हरे चमकदार पत्थरों से बनी एक शानदार इमारत के सामने वे उतर गए। यह लगभग 3 फुट ऊंची छत वाला बहुत बड़ा गलियारा था जिसकी मोती जड़ी दीवारों से आंखों को ठंडक देने वाली हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं की अद्भुत वस्तुओं का संग्रह देखने के बाद इकबाल ने आगे जो देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया। आगरा का ताजमहल, पीसा का मीनार, गिजा के पिरामिड, पेरिस का एफिल टावर, मॉस्को का क्रेमलिन और रोम के कोलोसियम के साथ साथ अन्य कई प्रसिद्ध इमारतों की बड़ी बड़ी अनुकृतियाँ वहाँ रखी हुई थी। सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जगदीश चंद्र बसु, अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी की सजीव सी लगने वाली आदमकद मूर्तियाँ भी वहाँ शोभायमान थी। यह सब यहाँ कैसे? इकबाल ने पूछा। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। पृथ्वी के मानव ने ही हमारे ग्रह को आबाद किया था। तुम हमारे पूर्वज हो, भावुक स्वर में साइगा ने बताया। मैं समझा नहीं, इकबाल ने उलझे स्वर में कहा। पृथ्वी से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर हमारा यह ग्रह ग्लीच 581c तुम्हारी पृथ्वी से आकार में 1.5 गुना बड़ा और 5 गुना भारी है। कुछ लोग हमारे ग्रह को पृथ्वी की बड़ी बहन या सुपर अर्थ भी कहते हैं। इकबाल को याद आया कि वे सारी बातें तो उसने अखबार में पढ़ी थी। अध्यापिका ने भी बताया था कि नए खोजे गए ग्रह की परिस्थितियाँ पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है और वहाँ जीवन होने की संभावना है। धरती पर प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही थी। जब मानव सभ्यता का विनाश होने को था तब मानव ने अपनी दूसरी दुनिया बसाने की ठान ली। प्रकाश की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान बनाने के बाद वह मंदाकिनियों की टोह लेने निकल पड़ा। फिर ऐसे ग्रहों पर जाकर बस गया जहाँ जीवन फल फूल सके। उन्हीं में से यह ग्रह है, साइगा ने कहा। काफ़ी समय बीत चुका था। बातें करते करते वे संग्रहालय से बाहर आकर सड़क पर टहलने लगे। ग्रह का गुलाबी आसमान धीरे धीरे स्लेटी रंग का होने लगा। वहाँ चमकते 3 चंद्रमा दूधिया चांदनी बरसाने की तैयारी में थे। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियाँ छोड़ती तरह तरह की हवाई गाड़ियाँ बिना आवाज़ के उड़ रही थी। ऊंची इमारतों की खिड़कियों से रोशनी बिखर रही थी। कितनी शांति है तुम्हारे ग्रह पर, धूल धुआं और शोर बिल्कुल नहीं, इकबाल ने कहा। यहाँ आने के बाद मानव ने वे गलतियाँ नहीं की जो वह पृथ्वी पर करता रहा है। यहाँ पर हथियार, न परमाणु परीक्षण, न युद्ध और न ही प्रकृति का शोषण है। प्रकृति से जो कुछ हम लेते हैं उसे वापस भी देते हैं, जैसे पानी और शुद्ध हवा वगैरह, साइगा ने बताया। सड़क के दोनों ओर बनी दुकानें तरह तरह की सामानों से भरी हुई थी। एक शोकेस में अनोखा धूप का चश्मा था। उसे पहनते ही सामने वाले के मस्तिष्क में उठती विचार तरंगे पढ़कर उसके मन की बात समझी जा सकती थी। रंगीन तकिए थे जिस पर सिर रखकर सुंदर और सुहावने सपने आते थे। यह स्पेस फ़ोन तुम्हें मेरी ओर से, साइगा ने मोबाइल फ़ोन जैसा एक सेट उसके हाथ में थमाते हुए कहा। इससे तुम पृथ्वी पर रहते हुए यहाँ मुझसे बातचीत कर सकोगे। इसके स्क्रीन पर यहाँ के दृश्य देख सकोगे। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों पर रहने वाले लोगों से संपर्क कर उनसे दोस्ती कर सकोगे। दोस्ती और प्रेम, यही मानव होने का अर्थ है ना?
अब मुझे चलना चाहिए सायगा। माँ को बताऊंगा कि मैं अपनी मौसी के घर घूम कर आया हूँ। तुमने कहा था कि यह ग्रह हमारी धरती माँ की बड़ी बहन कहलाता है। इस प्रकार यह मेरी मौसी का घर हुआ ना? इकबाल खुशी से भरकर बोला। कालियान के अंदर बैठने के कुछ ही क्षण में इकबाल फिर अपनी छत पर था। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 8 बजे थे, यानी उसे धरती से गए सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे। मन भारी सा हो रहा था। गनीमत थी कि वह साइगा से बात कर सकता था। उसने जेब में हाथ डाला। स्पेस फ़ोन वहाँ नहीं था। उसने जल्दी जल्दी सारी जेबें देख डाली। शायद स्पेस फ़ोन कालियान में ही छूट गया था। भारी कदमों से आकर वह बिस्तर पर लेट गया। आशा की नन्ही सी किरण मन के किसी कोने में जगमगा रही थी कि शायद साइगा कभी फिर उससे मिलने आए। इस कहानी में भविष्य में होने वाले सभी परिवर्तन को दिखाया गया है। पृथ्वी पर मनुष्य ने जितनी गलतियाँ की है, उन गलतियों को उसने दूसरे ग्रह पर नहीं दोहराया है। धन्यवाद।